नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए आदर्श हिंदू होटल का द्वितीय अध्याय। लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय। इसके आगे के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। काम अच्छा करने पर भी तनख्वाह बढ़ाने की बात तो दूर रही, कोई उसकी तारीफ भी नहीं करता था। हजारी को सब पग पग पर नीचा ही दिखाते हैं। कभी कभी तो हजारी का मन होता कि जदू बाबू के होटल में काम कर ले, लेकिन इसका क्या ठीक है कि वहां भी कोई ऐसा नहीं होगा। वहां भी तो किसी पद्दोमेहरी के आ जुटने में देर ना लगेगी। तो फिर क्या किया जाए। बेला ढलाई, अब और नहीं बैठा जाता। बहुत पाप किए बिना कोई होटल में रसोईदारी करने नहीं आता। अभी जाकर देगची ना चढ़ा देने से पद्दोमेहरी 4 गंडा बातें सुना देगी। अब तक चूल्हे में आग सुलग गई होगी, लेकिन लौटते हुए जाने क्या सोचकर वह कुसुम के यहाँ चला गया। कुसुम ने आसन बिछाकर कहा, आइए बाबा ठाकुर आइए, बड़े भाग बेवक्त आपके पैरों की धूल पड़ी। हजारी ने कहा, देखो कुसुम, मैं तुमसे एक सलाह लेने आया हूँ। उत्सुकता भरी आंखों से उनकी ओर देखकर कहा, क्या बाबा ठाकुर। मेरी उम्र तो जरूर 46 की होगी है, लेकिन मैं इतनी उम्र का लगता नहीं हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? अभी मुझ में काम करने की काफी ताकत है ना? हजारी की बात का रुख किस और है यह ना समझ पाने के कारण कुछ अचरज और कुछ कौतूहल भरे स्वर में कुसुम ने कहा, हाँ बाबा ठाकुर, यह तो है। आपकी उम्र अभी इतनी क्या है? कुसुम के मन में एक बात सिर उठाने लगी कि कहीं बाबा ठाकुर फिर शादी ब्याह की बात तो नहीं सोच रहे। हजारी ने कहा, कुसुम, मेरा बड़ा मन है कि मैं अपने नाम से एक होटल खोलूं। अगर कभी पैसों का इंतजाम कर सका तो यह काम मैं जरूर करूंगा, तुम पक्का समझो। दूसरों की झाड़ खाकर अब काम करने का मन नहीं होता। मैं 10 साल से होटल में काम कर रहा हूँ। हाट बाजार किस तरह होता है, किस तरह किया जाता है, मैंने सब अच्छी तरह सीख लिया। हाट बाजार का काम मैं चक्रवर्ती जी से भी अच्छा कर सकता हूँ। अगर मैं हर हाट के दिन माखमपुर के हाट से तरी तरकारी खरीद लाऊं तो राना घाट के हाट के मुकाबले में रुपया में 4 छियाने की बचत हो जाएगी। होटल के रोजगार में यह मामूली फायदा नहीं है। हाट बाजार करने में ही होटल का आधा मुनाफा है। और मुझे पूरा विश्वास है कुसुम, अगर कभी मेरे हाथ में रुपए पैसे हुए तो मैं जरूर होटल खोलूंगा। वह बाजार का सबसे अच्छा होटल होगा, तुम देख लेना। हजारी ठाकुर का यह लंबा बयान कुसुम अचंभे के साथ सुन रही थी। वह हजारी को बाप जैसा समझती है, इसी से वह बेटी की तरह बाप से में सब तरह के काल्पनिक गुण और शान का आरोप भी करती आ रही थी। होटल के रोजगार की बात वह ज्यादा कुछ समझे या ना समझे, पर बाबा ठाकुर अक्लमंद है, इसका अंदाज उसने हजारी ठाकुर के बयान से ही लगा लिया। कुछ देर बाद उसने जाने क्या सोचकर कहा, मेरे पास एक जोड़ा कंगन था। पिछले साल लड़के की बीमारी में उसमें से एक मैंने बेच दिया। एक अभी बच रहा है, बेचने पर 60-70 रुपए मिल जाएंगे। आप उसे लेंगे बाबा ठाकुर? उन रुपयों से आप होटल खोल लीजिएगा। दूर पगली, 60 रुपए में कहीं होटल खुलता है? हजारी ने हंसकर कहा। कितना रुपया होने से काम चलेगा? 200 रुपए से तो कम कभी होगा ही नहीं, बल्कि उतने में भी नहीं होगा। अच्छा हिसाब लगा कर देखिए ना बाबा ठाकुर। अरे हिसाब क्या लगाना, वह तो मैं जबानी बता सकता हूँ। समझो 2 बड़ी और 3 छोटी देगचियाँ, थोड़े से थाली बर्तन, कलछुन, चिमटा, सड़सी, चम्मच, चाय के बर्तन, बाहर गद्दी वाले कमरे के लिए एक चौकी, बिछावन, तकिया, कत्थई रंग की 2 भैया, बाल्टी, लालटेन, चकला, बेलन। यह सारा साज सामान खरीदने में ही तो 200 रुपये उठ जाएंगे। 5 दिनों का बाजार खर्च हाथ में रखकर काम शुरू करना होगा। नौकर बावन की तनख्वाह 2 महीनों की तनख्वाह हाथ में रखनी होगी। अगर पहले 2 महीने कुछ आमदनी ना हुई तो उनकी तनख्वाह कहाँ से दी जाएगी? खैर यह सब छोड़ो, मैं तुम्हारे रुपए क्यों लेने जाऊं? कुसुम ने दुखी स्वर में कहा, मेरे पास होते तो क्या आप लेते नहीं? अगर वे रुपए ब्राह्मण के काम आ जाएं तो इनकी खुशकिस्मती होगी बाबा ठाकुर। लेकिन वैसी किस्मत होती तब ना उतने रुपए होते मेरे पास। जब नहीं है तो मैं यह बात कैसे कहूँ? जो भी हो, अगर कभी आपको उनकी जरूरत पड़े तो अपनी बेटी को बताइएगा। हजारी उठ खड़ा हुआ। यहाँ ज्यादा देर बैठकर काम ना चलेगा, उसने कहा। नहीं रे कुसुम, उससे भला क्या होगा, अब मैं चलूं? कुसुम ने कहा, मुंह में कुछ डाले बिना बेटी के घर से कैसे चले जाइएगा बाबा ठाकुर? जरा देर बैठिए, मैं आती हूँ। कुसुम इतनी तेजी से कमरे से बाहर निकल गई कि हजारी को मना करने का मौका भी नहीं मिला। जरा देर बाद ही कुसुम ने आकर एक आसन बिछा दिया और हाथ में जमीन पहुंचकर चली गई। फिर तुरंत ही एक कटोरा दूध और एक रकाबी में कटा हुआ पपीता, आम की फाक और 2 संदेश रखकर ले आई।
यह सारा सामान आसन के पास जमीन पर रखकर उसने कहा, थोड़ा जलपान कर लीजिए, आइए बैठिए, मैं पीने के लिए पानी लिए आती हूँ। हजारी आसन पर जा बैठा। कुसुम एक झकाझक साफ शीशे के गिलास में पानी ले आई और उसे रकाबी के पास रखकर खड़ी रही। खाते खाते हजारी को उस दिन के मांस की याद आ गई। कुसुम उसे इस तरह जानती मानती है जैसे अपनी बेटी हो। उसी के लिए रखा गया मांस पद्महरी के चलते चक्रवर्ती के गांजाखोर साले को खिला देना पड़ा। गुलामी का यही तो दुख है। हजारी ने कहा, कुसुम बेटी तू मेरी बिटिया जैसी है। कुसुम, बेटी जैसी क्यों बाबा ठाकुर, मैं आपकी बेटी हूँ। हाँ कुसुम, तू सचमुच मेरी बेटी है। बेटी ना हो तो बाप का इतना ख्याल कौन रखे। ख्याल ख्याल मैंने क्या रखा है, ऐसा भाग्य क्या भगवान ने मुझे दिया है, इसी को ख्याल रखना कहते हैं। कतरी बिछाकर सोते हैं ना बाबा ठाकुर। सोता नहीं तो क्या रे, सोते समय रोज तेरी याद आती है। मनी मन सोचता हूँ इसे कुसुम ने दिया है। फटी हुई चटाई की सीखें गड़ गड़ कर पीठ में दाग छोड़ जाती थी। अब कतरी बिछाकर आराम से सोता हूँ। आप भी कैसी बातें करते हैं। नहीं नहीं, संदेश दोनों खा लीजिए, आपके पैरों पड़ती हूँ, उसे आपको छोड़ने नहीं दूंगी। कुसुम बेटी, मैं तुम्हारे लिए रखे बिना कैसे कुछ खा सकता हूँ, यह तुम्हारे लिए रख छोड़ता हूँ। कुसुम शर्मा कर चुप हो गई। हजारी आसन से उठा तो बोली, बाबा ठाकुर मेरा वह कंगन आपके लिए रखा हुआ है, आप जब भी जरूरत पड़े बेटी समझ के जरूर लीजिएगा। उस दिन होटल में लौटकर हजारी ने देखा लगभग 15 सेर या आधा मन मैदा नौकर और पद्महरी मिलकर गूंथ रहे हैं। बात क्या है, इतने मैदे की पूड़ियां कौन खाएगा। पद्महरी ने आवाज में थोड़ी कड़वाहट मिलाकर कहा, हजारी ठाकुर तुम्हें जो खाना वाना बनाना हो पहले से बना लो और उसके बाद ये पूरियां उतार लेनी होंगी। आचार्य मोहल्ले के महादेव घोषाल के यहाँ खाना जाएगा, वे लोग ऑर्डर दे गए हैं। 9:30 बजे के अंदर उन्हें खाना मिल जाना चाहिए, समझे। हजारी ठाकुर की तो जैसे बोलती बंद हो गई। उसने कहा, 9:30 बजे के पहले इस आधा मन मैदे की पूरियां उतार लूंगा और फिर होटल का खाना भी पकाऊंगा। तुम भी क्या कहती हो पद्दो दीदी, यह कैसे होगा। रतन ठाकुर से कहूँ ना पूरियां सेक ले, मैं होटल का खाना बना लूंगा। पद्महरी तो आंख तरेरे बिना बात ही नहीं करती। वह तेज होकर झनकती हुई बोली, तुम्हारी मर्जी या खुशी, यहाँ काम नहीं चलेगा, मालिक का हुक्म है। वे मुझसे जो कह गए हैं वह मैंने तुमको बता दिया। वे बड़े बाजार गए हैं, लौटने में रात हो जाएगी, अब तुम्हारी मर्जी, करो ना करो। मतलब यह है कि बिना किए छुटकारा नहीं। लेकिन इन लोगों के इस अन्याय पर हजारी की आंखें छलछलाईं। खालिस अन्याय के सिवा यह और कुछ नहीं। रतन ठाकुर से ये लोग मामूली खाना आसानी से बनवा ले सकते थे, लेकिन ऐसा होने पर पद्महरी को खुशी ना होती। वह पद्महरी की कैसी जहरीली आंखों का शिकार बना है, उसे नीचा दिखाने का कोई मौका वह नहीं छोड़ती। आग की भयानक गर्मी में झुलसते हुए रतन ठाकुर के साथ रोज दिन का खाना बनाने में ही 9 बज गए। इसके बाद पद्महरी पूरियां उतारने का काम शुरू करने के लिए जोरदार तकाजा करने लगी। पद्दो खुद काम नहीं करना चाहती, वह ग्राहकों के खाने पीने की देखभाल करने चली गई। उस पर आज हाट का दिन था, व्यापारी ग्राहक बहुत थे। रतन ठाकुर उनके लिए खाना परोसने लगा। हजारी एक चीलम तंबाकू पीकर फिर पूरियां उतारने बैठ गया। आधा घंटा बाद जबकि 5 सेर मैदे की पूरियां भी नहीं उतरी थी, पद्महरी ने आकर कहा, ओ ठाकुर पूरियां हो गई, वहां के लोग लेने आए हैं। हजारी ने कहा, नहीं अभी नहीं हुई पद्दो दीदी, कहो कि थोड़ी देर बाद आए। थोड़ी देर बाद आने से कहने से कैसे काम चलेगा। वे लोग कह गए हैं कि 9:30 के पहले उनका खाना तैयार कर देना होगा। मैंने ये बात तुमसे नहीं कही थी। कहने से क्या होगा पद्दो दीदी, आधा मन पैदा क्या मंत्र के जोर से पक जाएगा। 9 बजे तो मैंने चूल्हे में की आग में आहुति डाली है, पूछ लो मोती से। मैं ये सब नहीं जानती। अगर वे लोग अपना ऑर्डर वापस लें तो मालिक से तुम फैसला करना। तुम्हारी तनख्वाह में से आधा मन मैदा और 10 सेर घी का दाम 1 महीने में तो वसूल होगा नहीं, 3 महीनों में वसूल करना होगा। हजारी ने सोचा बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। वह चुपचाप पूरियां उतारने लगा। धोखाधड़ी की हजारी की आदत नहीं है। वह काम करने लगता है तो सोचता है कि काम करते रहना ही उसका नियम है, कोई देखे या ना देखे। पूरी को घी में डुबोकर तुरंत निकाल लेने से काम तो बेशक जल्दी निपट जाएगा, लेकिन वैसा करने से पूरियां कच्ची रह जाएंगी। इसी से वह धीरे धीरे समय लगाकर पूरियां तलने लगा। पद्महरी ने एक बार कहा था, इतनी देर तक घी में से क्यों उतारते हो ठाकुर, इतनी देर तक घी में डुबाए रखने से पूरियां कड़ी पड़ जाएंगी। एक बार तो हजारी के मन में आया कि कह दे, उसे पद्महरी से खाना बनाना नहीं सीखना,
घी में डुबाए रखने से पूरी नरम होती है कि कड़ी है उसे अच्छी तरह मालूम है, लेकिन तभी उसकी समझ में आ गया कि पद्दोमेरी यह बात क्यों कर रही है। जलने के बाद 10 खेर सेर घी जो बचा रहेगा पद्दोमेरी के हिस्से में आएगा और वह छिपाकर उसे घर ले जाएगी। पद्दोमेरी के मामले में तो मालिक भी अंधे बन जाते हैं, देखकर भी नहीं देखते। हजारी ने सोचा, इन सब जुआ चोरियों की वजह से ही तो होटल की बदनामी होती है। ग्राहक पैसे देकर कच्ची पूरियां क्यों लेगा? 10 सेर घी का दाम तो उन लोगों से ले लिया गया है, फिर उसमें से बचाने की क्या जरूरत है? हमें तो यहाँ यही देखना है कि उनकी चीज बढ़िया बने। उन्होंने 10 सेर घी का इंतजाम इसलिए तो किया नहीं कि उसे पद्दोमेरी घर ले जाए। अगले ही क्षण वह फिर सपनों में खो गया। इसी रेल बाजार में वह होटल खोलेगा, अपना खुद का होटल। उसमें धोखाधड़ी की बात न रहेगी। ग्राहक जिस चीज का ऑर्डर देगा उसमें से वह चोरी ना करेगा। रोजगार चलता है ग्राहक को संतुष्ट करके। वह अपने हाथ से खाना बना खिलाकर ग्राहकों को संतुष्ट रखेगा। यह चोरी चकारी में ना पड़ेगा। कढ़ाई के घी में बुलबुलों में हजारी ठाकुर मानो अपने भावी होटल की तस्वीर देख रहा था। घी के हर एक बुलबुले में पद्दोमेरी वहां नहीं है। बेचू चक्रवर्ती का गांजाखोर साला भी नहीं है। बाहर गद्दी वाले कमरे में खासी सफेद चादर बिछी है। जब तक जी चाहे ग्राहक वहां आराम करें। तंबाकू पीने की मर्जी हो पिए। इन सब के लिए उन्हें अलग दाम नहीं देने होंगे। माहवारी ग्राहकों को रोज थोड़ी सी मछली और हफ्ते में 3 दिन मांस मिलेगा। यह सब ना करके सिर्फ स्टेशन पर के प्लेटफॉर्म पर हिंदू होटल कहकर मोती की तरह गला फाड़कर चिल्लाने से भला ग्राहक जुटा करते हैं? पद्दोमेरी ने आकर पूछा, पूरियां हो गई? जरा तेजी से हाथ नहीं चला सकते? बाबू के यहाँ का आदमी बैठा हुआ है। कहकर उसने मैदे के कटौते की ओर देखा। जितनी पूरियां बेली हुई थी हजारी ने लगभग सारी की सारी कढ़ाई में डाल दी। सिर्फ 15-20 पूरियां कटौते में बच रही थी। पद्दोमेरी को आता देखकर मोती जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगा। पद्दोमेरी ने कहा, तुम्हारा हाथ नहीं चल रहा है ना? अभी भी 10 सेर मैदा बाकी पड़ा है। इस तरह बेलने से कब तक पूरियां उतरेंगी? हजारी, पद्दो दीदी, अकेले ये पूरियां बेलते उतारते तो रात के 11 बज जाएंगे। बेलने के लिए तुम एक और आदमी दो ना। पद्दोमेरी ने सिर हिलाकर कहा, मैं झटपट तुम्हारे लिए बेलने का आदमी कहाँ से ले आऊं? अरे मेरे बाबू रे, तुम्हारी मर्जी हो पूरियां उतारो, ना मर्जी हो मत उतारो। अगर उन लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा तो मालिक से तुम ही समझ बूझ लेना। और कहकर पद्दोमेरी चली गई। मोती ने कहा, ठाकुर तुम पूरियां तल कैसे सकोगे? पूरियां जलेंगी नहीं। गुथा हुआ इतना मैदा मैं बेलूंगा कब तक, बताओ तो। इसके बाद घंटे भर तक हजारी ने कुछ और नहीं सोचा, कुछ नहीं देखा। देखी सिर्फ पूरी की कढ़ाई, खौलता हुआ घी, मैदे की गुथी हुई ढेरी और तली हुई लाल लाल पूरियों का अंबार, जिसमें से गर्म घी टपक रहा है। आग की भयानक दाग कमर और पीठ टीस मार रही है। पसीने से अंगोछा और कपड़े भीग गए। एक चिलम तंबाकू पीने की मोहलत भी नहीं मिल रही। सिर्फ कच्ची पूरियां कढ़ाई में डालना और तली हुई पूरियां से घी झाड़कर उसे पास की डलिया में रखना। रात के 10 बज गए। मुर्शिदाबाद वाली गाड़ी के आने का वक्त हो गया। मोती ने कहा, मैं एक बार स्टेशन हुआ हूँ ठाकुर जी, गाड़ी का वक्त हो गया। ग्राहक ना लाने पर कल मालिक से मार खानी पड़ेगी। एक बीड़ी पीकर जाता हूँ। बात ठीक ही है। वह थोड़ी देर पर स्टेशन पर हिंदू होटल कहकर चीखे चिल्लाएगा। मुर्शिदाबाद वाली गाड़ी के आने में सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं। मैं अकेला ही बेलूंगा और पूरियां उतारूंगा? तू पागल हो गया है क्या मोती? देखना इन लोगों की कारस्तानी। रतन ठाकुर खिसक गया है, जान पड़ता है पद्दो दीदी भी चली गई। मैं अकेला क्या क्या करूं? मोती, पद्दो दीदी तुम्हें फूटी आंख नहीं देख पाती। किसी से कहना मत ठाकुर, यह सब उसी का किया धरा है। उसने तुमको नीचा दिखाने के लिए ही ऐसा किया। मैं जाऊं नहीं तो मेरी भी नौकरी नहीं बचेगी। मोती चला गया। कम से कम 5 सेर गुथा हुआ मैदा अब भी बच रहा है। लगभग 1.5 सेर की लोइयां भी हैं। हजारी ने गिनकर देखा, 16 गंडा लोइयां हैं। नामुमकिन। अकेला एक आदमी रात 11 बजे से पहले किस तरह बेलने और तलने का काम कर सकता है? जाते वक्त मोती जो बीड़ी दे गया अभी तक खत्म नहीं हुई। इसी समय पद्दोमेरी ने झांक कर देखा। अरे तुम्हें तो बीड़ी पीने की फुर्सत नहीं है ठाकुर, और उधर बाबुओं के आदमी बैठा 2 बार आकर लौट गया। मैंने तो तभी कह दिया था यह हजारी ठाकुर के बूते का काम नहीं। मैं कहती हूँ बीड़ी फेंक कर काम में हाथ लगाओ। रात अब बची ही कितनी है? हजारी ठाकुर ने लज्जित होकर सचमुच ही बीड़ी फेंक दी। वह पद्दोमेरी से यह नहीं कह सका कि पूरियां बेलने के लिए आदमी नहीं। अकेले ही उसने फिर पूरियां उतारनी शुरू की। रात के 11 बजने में ज्यादा देर नहीं है। अब हजारी को लगा कि उससे बैठा नहीं जा रहा है।
इस वक्त उसे सिर्फ 2 चेहरे याद आ रहे थे। एक चेहरा उसकी अपनी बेटी का, उम्र 12 साल, वह घर पर है, लगभग 5-6 महीनों से उसे देखा नहीं। और दूसरा चेहरा कुसुम का है। उस वक्त आदर से बैठाकर कुसुम का जलपान कराना, उसका वह हंसता हुआ चेहरा, टेम्पी का चेहरा और कुसुम का चेहरा मिलकर एक हो गया। पूरियां और घी का बुलबुलों में कभी कभी उसे एक चेहरा ही दिखाई पड़ता है। टेम्पी और कुसुम दोनों मिलकर एक हो गई। वे दोनों अगर आज यहाँ होती, उधर हंसती हुई कुसुम बैठी पूरियां बेल रही है और इधर टेम्पी। ठाकुर खुद मालिक है बेचू चक्रवर्ती, उनके पीछे पद्दूमैरी। पद्दूमैरी ने कहा, बाबू इसी वक्त मैंने आपसे कहा नहीं था कि उस गांजाखोर बामन से काम नहीं चलेगा। देखते नहीं गांजा पीकर मतवाला हो रहा है, काम होगा कैसे। इन बातों पर ध्यान न देकर हजारी जल्दी जल्दी कटौते से पूरियां की लोइयां उठाने लगा। बाबुओं के यहाँ का आदमी आकर बैठा हुआ था। जितनी पूरियां बन गई थी पद्दूमैरी ने और मालिक के सामने उसे उन्हें तौल कर दे दिया। 5 सेर मैदे की पूरियां बाकी रहने पर भी उन लोगों ने ली नहीं। इतनी रात को ले जाकर क्या होगा, बेचू चक्रवर्ती ने हजारी से कहा। उस मैदे और घी का दाम तुम्हारी तनख्वाह से काटा जाएगा। गांजाखोर बामन से क्या कोई काम हो सकता है। हजारी ने कहा, आपके होटल का तो सारा बंदोबस्त ही उल्टा है बाबू। मोती को छोड़कर दूसरा कोई तो पूरियां बेलने के लिए आया भी नहीं। मोती भी गाड़ी के वक्त ग्राहक बुलाने के लिए चला गया। मैं क्या करूं बाबू। बेचू चक्रवर्ती ने कहा, यह सब मैं नहीं जानता ठाकुर, उसका दाम तो तुम्हें देना ही होगा। ग्राहक अपना ऑर्डर वापस ले ले तो उस माल का नुकसान मैं अपने पल्ले से नहीं दे सकता, वह भी गुथे हुए और लोई कटे मैदे का दाम। हजारी ने सोचा, ठीक है, अगर उसे इन चीजों को देना ही है तो पूड़ियां बनाकर वह खुद खाएगा और ले लेगा। रात 11:30 बजे तक खटकर और मोती को कुछ हिस्सा देने के लालच देकर उसने पूरियां बिलवाई और सारे मैदे की पूरियां उतार ली। मोती अपना हिस्सा लेकर चला गया। पद्दूमैरी ने झांक कर कहा, अभी तक बैठे पूरियां ही उतार रहे हो, थोड़ी थोड़ी मुझे भी दे दो। कहकर खुद ही अंगोछा बिछाकर उसने 20-25 गरम गरम पूरियां ले ली। हजारी मुंह खोलकर उसे मना नहीं कर सका, उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। बहुत रात बीते सोते से उठी कुसुम ने आंखें मलते मलते देखा कि हाथ में एक बड़ी सी गठरी लिए हजारी ठाकुर खड़े हैं। उसने अचरज से पूछा, क्यों बाबा ठाकुर इतनी रात को कैसे आए। हजारी बोला, इसमें पूरियां हैं कुसुम बेटी, होटल वालों ने ग्राहक की पूड़ियां तलने को दी थी, बेलने वाला कोई आदमी था नहीं, आखिर ग्राहक ने 5 सेर मैदे की पूड़ियां नहीं ली। मालिक ने कहा उसका दाम मुझे देना होगा। ठीक है, मुझे दाम देना होगा तो मैं ही ले लूं, इसी से मैंने कहा तुम्हें दे आऊं। कुसुम को तो मैं कभी कुछ दे नहीं पाता। रात बहुत बीत गई है, शायद तुम सो गई। लो बेटी ये गठरी रख लो। कुसुम ने हजारी के हाथ से गठरी ले ली। वह चक्कर में पड़ गई, बाबा ठाकुर कहीं पागल तो नहीं हो गए। इतनी रात को जब उसकी एक नींद भी पूरी हो चुकी थी, पूरियों की गठरी लेकर आ रहे हैं। हजारी ने कहा, मैं चलूं बेटी, पूरियां गर्म और ताजा हैं, अभी अभी मैंने तली हैं। तुम थोड़ी सी अभी खा लो, कल सवेरे बासी हो जाएंगी, बच्चों को भी दे दो। अभी रात हुई कितनी है, 12:30 बजे से ज्यादा ना होंगे। होटल में लौटकर हजारी ठाकुर ने एक दुस्साहस का काम किया। मोती पहले ही सो गया था। उसको जगाकर हजारी ने कहा, मोती मैं रात के 3 बजे की गाड़ी से घर जा रहा हूँ, इतनी पूरियों का क्या होगा, जाकर घर वालों को दे आओ। तुम तो हो ही, मैं कल 10 बजे की गाड़ी से लौटकर खाना बनाऊंगा, मालिक से कह देना। मोती ने घबरा कर कहा, इतनी रात को तुम पूरियां लेकर घर जाओगे। हाँ, आखिर इतनी पूरियां का क्या करूंगा, यहाँ रहने पर कल सवेरे जो सो खाएगा। अपनी चीज मैं अपने ही घर दे आऊं, घर पर बाल बच्चे हैं, उनको खाना नहीं मिलता, उन्हें दे आऊं, कुल 6 पैसों का तो खर्च है। उसके बाद हजारी सोया नहीं। टेम्पी के लिए उसका मन जाने कैसा होने लगा। जैसी कुसुम वैसी ही टेम्पी। 2 छोटे छोटे लड़के हैं, उनके मुंह से छीनकर इतनी पूरियां पद्दूमैरी और मालिक के घर वालों को खिला देने में कोई फायदा तो नहीं। रात 3:30 बजे सनाटपुर स्टेशन पर उतरकर हजारी ने अपने घर का रास्ता पकड़ा और 3:30 कोस चलकर सवेरा होने के बाद ही वह अपने घर पहुंच गया। रात 3:30 बजे सनाटपुर स्टेशन पर उतरकर हजारी ने अपने घर का रास्ता पकड़ा और 3:30 कोस चलकर सवेरा होने के बाद वह अपने घर जा पहुंचा। एक जमाने में एडोशाला गांव बढ़ती पर था, अब पहले की तरह तड़क भड़क नहीं है। गांव के जमींदार के बाबुओं ने के कलकत्ता चले जाने पर से गांव के माइनर स्कूल ही की हालत खस्ता हो गई। बड़ा तालाब कीचड़ कादों से भर गया है। संभ्रांत लोगों में से बहुतेरे वहां
रहना छोड़कर रानाघाट या कलकत्ता चले गए। जिन लोगों के पास दूसरा कोई उपाय नहीं है वे ही यहाँ केवल रह गए हैं। हजारी के मकान में खरपतवार की 2 कोठरियां हैं, एक छोटा सा आंगन है, एक और कटहल का पेड़ है, दूसरी ओर सहजन तथा अमरूद के एक एक पेड़ है। अमरूद का यह पेड़ हजारी की माँ ने अपने हाथ से लगाया था। बड़े बड़े अमरूद होते थे। काशी के अमरूद के बीज का पौधा है। हजारी की चीख पुकार सुनकर हजारी की स्त्री ने उठकर दरवाजा खोला। पति को इस हालत में देखकर उसने कहा, आओ आओ, रात की आखिरी गाड़ी से क्यों आए जी? यह बीहड़ रास्ता, अंधेरी रात, उस पर सांपों का खतरा भी बढ़ गया है। इस बीच सांप के कांटे से 2-3 आदमियों की मौत भी हो चुकी है। अरे कहाँ, अपने गांव में? नहीं, अपने गांव में नहीं, सुना है नए काबरा पाड़ा में एक आदमी मरा है और एक बामन पाड़ा में। अरे इतनी बड़ी गठरी में क्या है जी? हजारी ने पूरियों का असली किस्सा नहीं बतलाया। स्त्री के आनंद और आग्रह भरे प्रश्न के उत्तर में उसने सिर्फ इतना ही कहा, मुझे मिला है, भगवान ने दिया है, सब लोग मिलकर खा लो मजे में। टेम्पी को जरा ज्यादा खिला देना, वह भरपेट खाए, इसे मैं देख लूं। उस दिन सवेरे की गाड़ी से हजारी रानाघाट नहीं लौट सका। दोपहर के बाद कुसुम के बाप के घर गया। इसी बीच गांव के ग्वालापाड़ा में कुसुम के ताऊ हरिघोष की हालत एक जमाने में बहुत अच्छी थी। अब भी घर की गौशाला में 8-10 गायें भैंसे बची हैं। छोटे छोटे दान के बखार भी बरकरार है। हरिघोष ने बड़े आदर से हजारी के बैठने के लिए खजूर के पत्ते की चटाई देकर कहा, अरे कब आए बाबा ठाकुर, सब ठीक ठाक है ना? हाँ, तुम लोग तो अच्छे भले हो। आपके चरणों के आशीर्वाद से किसी तरह गुजर हो रही है। आप तो रानाघाट में ही काम कर रहे हैं ना? हाँ, वहीं से तो आया हूँ। मेरी कुसुम से कभी भेंट मुलाकात होती है? हजारी गांव का आदमी है, यहाँ के लोगों का स्वभाव जानता है। कुसुम से हमेशा भेंट मुलाकात होने या उनके आपसी खिंचाव की कोई जानकारी वह यहाँ नहीं देना चाहता। हो सकता है कि ये लोग उसे सहज भाव से ग्रहण न कर सके। गांव में बात फैल जाने पर लोग उससे तरह तरह के बुरे मतलब निकालने की कोशिश करेंगे। इसलिए उसने कहा, हाँ 2-1 बार मुलाकात हुई है, अच्छी ही है। अगर फिर मुलाकात हो तो एक बार इधर आने को कहिएगा। शहर में दूध बेचकर गुजर करना उसे जाने कितना अच्छा लग गया कि गांव आने के लिए उसका मन में वैसा खिंचाव नहीं। बात का रुख दूसरी ओर मोड़ने के इरादे से हजारी ने कहा, इस बार उपज वगैरह कैसी हुई? 12 बीघे में धान आबाद किया है और बाकी जमीन में तरकारी लगाई है। 2 बीघे में कुमड़ा, आलू, प्याज। लेकिन इस बार आसमान की हालत अच्छी नहीं है बाबा ठाकुर, खेत की मिट्टी फटी जा रही है। तरकारी की बात से हजारी को अपनी छिपी ऊंची आशा का ख्याल आ गया। अपने गांव से तरकारी खरीदने पर रानाघाट के मुकाबले बहुत सुविधा मिलेगी। वह यहीं से अनाज वगैरह ले जाया करेगा। उसने हरिघोष से कहा, तुम्हारा आलू कुल कितने मन हो सकता है? इसका कोई ठीक है बाबा ठाकुर, फिर भी 30-40 मन तो होगा ही। तुम सारा आलू मुझे दे दोगे? हरिघोष ने कौतूहल से पूछा, बाबा ठाकुर आजकल कच्चे माल का रोजगार कर रहे हैं क्या? रोजगार अभी किया नहीं है, लेकिन करने की बात सोच रहा हूँ। वह सब किसी दिन बताऊंगा तुम्हें। ग्वालापाड़ा से आने के रास्ते में बांस के एक बहुत बड़े जंगल से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ आदमी और आदमजात नहीं। एडोशाला गांव में ही ज्यादा आदमी नहीं रहते, पहले रहते थे। मलेरिया से मरने गलने से गांव में सन्नाटा हो गया। सिर्फ आम कटहल के बड़े बड़े बागीचे और बांस के जंगल रह गए हैं। पुराने वक्त में बांस के इसी जंगल में पालित पाड़ा था। हजारी ने बचपन में उसे देखा है। गांव में पालित लोग बढ़ती पर थे। राजन पालित के घर में पूजा पार्वण होता था और दुर्गा पूजा भी होती थी। अब तो बस जंगल में पालितों का खंडर भर पड़ा है। दिन दहाड़े ऐसा लगता है जैसे वहां बाघ छिपा हुआ हो। बसवारे से सूखे बांस की कटकट आवाज हो रही थी। घनी छाया है। बांस की सूखी पत्तियों और 16 पानी का जो एक पौधा होता है उसकी आवाज सुनाई पड़ती है। फींगा और शालिक चिड़ियों का कलरव सुनकर हजारी को ऐसा लगा जैसे आज होटल की गुलामी से उसके छुटकारे का दिन है। उस बेहद गर्म आंच के सामने बैठकर आज उसको देगची में भात दाल नहीं पकाना होगा। पुद्दुमेरी का कड़ा तगादा और मालिकानापन बर्दाश्त नहीं करना होगा। अगर वह बासवन की छाया में पूरी शांति के साथ घंटों सोता रहे तब भी उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। इस आजादी का अच्छी तरह स्वाद लेने के लिए ही तो वह इस तरह होटल खोलने की सोच रहा है। उसने काफी जानकारी हासिल कर ली है। अब कुछ रुपए होते ही वह रानाघाट के बाजार में होटल खोल सकता है।
हजारी सचमुच सोचने लगा, कहाँ से रुपए उधार लिए जा सकते हैं। इस गांव के गोसाई लोग बड़े आदमी हैं, लेकिन उनमें से लगभग सभी कलकत्ता रहते हैं। यहाँ बूढ़े केशव गोसाई रहते हैं, लेकिन वे बेहद कंजूस हैं। वे क्या हजारी जैसे मामूली आदमी को बिना कुछ बंधक रख के, बिना किसी जमानत के रुपए देंगे? और हजारी का जमानतदार होगा भी कौन? उसकी हालत तो बहुत खराब है। फूस फास की सिर्फ 2 कोठरियां हैं। पिछली बरसात में रसोई घर गिर गया। पैसे ना होने के कारण उसे फिर बनाया नहीं जा सका। आंगन के आम गाछ के नीचे खाना बनता है। बरसात के दिन लगभग बीत गए। अब उतनी दिक्कत नहीं होती। दिन लगभग ढल आया। हजारी ने घर लौटकर देखा, उसकी छोटी बेटी टेम्पी घर के दरवाजे पर बैठी बुनाई कर रही है। टेम्पी ने बाप को देखकर कहा, तुम्हारे लिए आसन बुन रही हूँ बाबा, कल तक अगर तुम रुको तो तैयार हो जाएगा, तुम्हारे साथ दे दूंगी। हजारी मन ही मन हंसा। बेचू चक्रवर्ती के होटल में वह रंगीन ऊनी आसन बिछाकर खाने बैठा है। बेशक अच्छी खासी तस्वीर है। ऐसा हो तो पद्ममेरी क्या कहेगी। उसने बेटी से कहा, देखो कैसे आसन, वाह अच्छा तो है। तूने बुनना कहाँ से सीखा? टेम्पी, मुखर्जी बाड़ी की नीलादी और अत्सीदी से। मैं रोज वहीं जाती हूँ। वे लोग दोपहर में मुझे गाना सिखाती हैं और फिर बुनना भी सिखाती हैं। वे लोग अभी यहीं हैं? अभी हरिचरण बाबू गए नहीं? इस महीने भर वे लोग यहीं रहेंगे। उनके रहने से तो मेरा ही भला है। मैं बहुत से काम सीख सकती हूँ। अत्सीदी कितना बढ़िया गाना गाती हैं। आप सुनोगे बाबा? तूने कुछ गाना सीखा है? टेम्पी ने लजाए स्वर में कहा, 2-1 गाने सीखे हैं, लेकिन वह कुछ भी नहीं। अगर तुम अत्सीदी का गाना सुनो तो कहोगे कि मशीन के गाने का रिकॉर्ड सुन रहा हूँ। उनके यहाँ बहुत बड़ी मशीन का गाना भी है। रोज शाम को के बाद बजाती है। जाने कितनी तरह के गाने हैं। शाम के बाद गाना सुनने चलोगे? अत्सीदी खुद ही मशीन बजाती है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अत्सीदी से कहूंगी कि बाबा आए हैं, चुनकर बढ़िया बढ़िया गाने सुनाए। हजारी ने पूछा, हाँ रे, तुझे मालूम है कि हरिचरण बाबू की तबीयत ठीक हो गई या नहीं? यह तो नहीं जानती, लेकिन रोज बैठक खाने में बैठे लोगों के साथ बातें करते देखा है। एक दिन उन्होंने बैठक खाने में ही मशीन का गाना बजाया था। कैसा बढ़िया कीर्तन था। अभी हजारी का ध्यान संगीत कला की ओर नहीं था। उसका मतलब था कि कह सुनकर हरिचरण बाबू से कम 200 रुपये का कर्जा मिल सकता है या नहीं। इस गांव में हरिचरण बाबू ही ऐसे आदमी हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिनका मान आदर है, जिनके पास धन दौलत भी है। वे लोग इस गांव के जमींदार हैं, लेकिन बहुत दिनों से गांव छोड़कर चले गए। बहुत बड़ा 3 मंजिला मकान पड़ा हुआ है। इतने दिनों तक उसमें 2-1 बूढ़ी बुआ मौसी के अलावा कोई नहीं रहता था। 4-5 महीने वे हरिचरण मुखर्जी के इकलौते बेटे की चेचक से कलकत्ते में मौत हो गई। बेटे की मौत के बाद से ही लगभग 3 महीने वे हरिचरण बाबू परिवार सहित गांव वाले मकान में आकर रहने लगे। क्यों रहने लगे इसका हजारी को नहीं पता, लेकिन उसे यह मालूम है कि गांव के उत्तरी मैदान में एक बड़ा तालाब खुदवाने के लिए उन्होंने जिला बोर्ड को बहुत से रुपए दिए और बेटे के नाम से गांव में एक अस्पताल खुलवाने वाले हैं। हरिचरण बाबू किसी के घर नहीं जाते, हमेशा अपने बैठक खाने में बैठे रहते हैं। उनकी 2 बेटियां और स्त्री यही हैं। उनके अलावा नौकर चाकर और 2 दरबान भी घर में हैं। शाम के बाद हिम्मत करके हजारी हरिचरण बाबू के पुश्तैनी बैठक खाने के सहन में जा खड़ा हुआ। बैठक खाने के सामने बड़े बड़े खंभों वाला सफेद मार्बल का बरामदा है। बरामदे के सामने एक मझोले आकार का कमरा है। उसके पास एक छोटा कमरा है। नवीन बाबू नाम के इनके एक हिस्सेदार ने बड़े बैठक खाने के पास अपने लिए अलग से यह बैठक खाना बनवाया था। 25 साल पहले उनकी भी मौत हो गई। संतान कोई भी नहीं, इसलिए आजकल उसमें पुआल रखा जाता है। हजारी टेम्पी के साथ ले गया था। टेम्पी ने कहा, बाबा तुम यहाँ बैठो, मैं अत्सीदी से जाकर कहती हूँ कि बाबा मशीन का गाना सुनने आए हैं, वे तुरंत तुम्हें गाना सुना देगी। हजारी को बैठक खाने के सामने खड़ा करके टेम्पी बगल वाले छोटे दरवाजे से मकान के अंदर चली गई। कमरे में तेल की चौकोर लालटेन जल रही थी। यहाँ पुराने जमाने का इंतजाम है, अभी ज्यों क्या त्यों। हजारी बरामदे में खड़ा आगा पीछा कर रहा था कि कमरे में जाए कि नहीं। इसी समय कमरे के अंदर से खुद हरिचरण बाबू बाहर निकले और हजारी को खड़ा देखकर बोले, कौन? हजारी ने विनयपूर्वक सिर झुकाकर हाथ जोड़कर कहा, बाबू मैं हजारी,
ओ हजारी, कैसे आओ? आओ आओ, बाहर क्यों खड़े हो, कमरे में आओ। लगभग 2 महीने से तुम दिखाई तो नहीं दिए। तुम्हारी बेटी ही कभी कभी आ जाती है। मेरी बड़ी बेटी अत्सी के साथ उसकी बड़ी दोस्ती है। हरिचरण बाबू की उम्र 55-56 की होगी। रंग गोरा, लंबा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और गले की आवाज भारी। बड़े शौकीन आदमी थे। अभी इस उम्र में भी लड़के के मर जाने पर भी उनके हर वक्त पहनने के कपड़ों में खासी शौकीनी और सुरुचि का परिचय मिलता है। हजारी असल में कर्ज लेने की बात करने आया था, लेकिन बैठक खाने में घुसकर जब उसने पुराने जमाने के बहुत बड़े आईने में अपने को सिर से पैर तक देखा तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई। हरिचरण बाबू के कहने पर वह कुर्सी पर बैठ गया। चाय पियोगे हजारी? हजारी ने हकलाते हुए कहा। जी, चाय चाय रहने दीजिए, उसके लिए क्यों तकलीफ? तकलीफ क्या है, मैं भी चाय पीऊंगा ही। ठहरो, ले आने को कहूँ। इसी समय बैठक खाने का जो दरवाजा अंदर महल की ओर खुलता है, वहां टेम्पी आ खड़ी हुई। हरिचरण बाबू को बैठक खाने में देखकर उसने बिल्कुल सहज भाव से कहा, आज सीधी मशीन का गाना बजा रही है। मैंने कह दिया कि मेरे बाबा तुम लोगों की मशीन का गाना सुनने आए हैं। हरिचरण बाबू बोल उठे, मशीन का गाना सुनने आए हो हजारी? अब तक तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? सुनने आए तो इसमें क्या बात है? तुम 2-4 लोग आते जाते हो तो बड़ी खुशी की बात है। गांव में तो आदमी जन ही नहीं रह गए। अरे बेटी, अपने बाबा के लिए और मेरे लिए 2 प्याला चाय लाने को तो कह दे अपनी अत्सी दीदी से। हजारी मनी मन टेम्पी पर नाराज हो गया। अभागी लड़की ने सब गुड़ गोबर कर दिया। किसने उससे कहा था कि वह मशीन का गाना सुनने के लिए मुखर्जी बाबू के घर जा रहा है? इसके बाद क्या रुपयों का जिक्र करना अच्छा लगेगा? ना, यह तो बड़ी बचकानी बात हो गई। इसी समय हरिचरण बाबू की लड़की अत्सी 2 प्यालों में चाय लेकर कमरे में आई। पहले हजारी के सामने मेज पर एक प्याला रखकर उसने दूसरा प्याला हरिचरण बाबू के हाथ में दिया। अत्सी की उम्र 18-19 की है। खूब गोरा रंग, सुंदर चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें। थोड़े में कहे तो अत्सी सुंदर लड़की है। साफ सुथरी लेकिन सहज, आडंबर रहित। सजावट, हाथों में सोने की कई पतली पतली चूड़ियां, कानों में ईयरिंग को छोड़कर और ज्यादा गहने नहीं। हरिचरण ने कहा, तुम्हारे हजारी काका है, प्रणाम करो। अत्सी ने आगे बढ़कर हजारी के सामने झुककर प्रणाम किया और पांव की धूली ली। हजारी ने संकुचित होकर कहा, हुआ हुआ, आओ बेटी, जाओ, राजरानी हो, कल्याण हो। हरिचरण बाबू ने अत्सी से कहा, तुम्हारे हजारी काका गाना सुनेंगे, ग्रामोफोन ले आओ। टेम्पी ने अत्सी से खूब दोस्ती की गांठ कर रखी। टेम्पी के बाबा को अत्सी ने आज पहली बार देखा है। सखी का बाप देखने में कैसा है, इसे वह कौतूहल के साथ आंखें फाड़कर देख रही थी। पिता की बात सुनकर घर के अंदर चली गई और कुछ देर बाद नौकर के हाथ ग्रामोफोन और रिकॉर्ड का डब्बा बाहर भेज दिया। बजाएगा कौन? तेरी दीदी रानी नहीं आ रही? हरिचरण बाबू ने नौकर से पूछा। दीदी रानी ने कहा, आप बजाएंगे। मुझे तो आंखों से ठीक ठाक दिखाई नहीं देता, उसे ही दो, भेज दो जाकर। जरा देर बाद अत्सी, टेम्पी और मोहल्ले की 2-3 और लड़कियां कमरे में आ गई। मशीन का गाना बजाना शुरू हुआ और 2 घंटों तक चलता रहा। नौकर एक बार फिर चाय दे गया, लेकिन चाय बनाई अत्सी ने। सब होते हवाते रात के लगभग 9:30 बज गए। हजारी छटपटा रहा था। वह गाना सुनने के लिए तो यहाँ नहीं आया था। गाना खत्म हो जाने पर अत्सी, टेम्पी और लड़कियों की जमात अंदर चली गई तो हजारी ने हिम्मत करके कहा, आपसे एक अर्ज करनी थी बाबू। क्या बात है, कहो। मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। अगर आप मुझे कुछ कर्जा दे देते तो मेरी एक बहुत बड़ी आशा पूरी हो जाती। बेटी की शादी करोगे? नहीं, शादी नहीं, रोजगार करूंगा। कौन सा रोजगार? आप तो जानते हैं बाबू, मैं होटल का काम करता हूँ। मैं आपसे कुछ छिपाऊंगा नहीं। अब मैं खुद ही का एक होटल खोलना चाहता हूँ। उसी के लिए रुपयों की जरूरत है। कितने रुपए चाहिए? कम से कम 200 रुपये। अगर आप दया करके मुझे दें बाबू, तो मैं नहर किनारे वाला अपना कटहल का बगीचा आपके पास बंधक रख दूंगा। 1 साल के अंदर रुपए भी चुका दूंगा। हरिचरण बाबू ने सोचकर कहा, बगीचा बंधक रखकर मैं रुपए ना देता तो यूं ही दे देता, लेकिन इस वक्त इतने रुपए मेरे पास तैयार नहीं। इसके बाद तो हजारी कुछ कह ना सका, खासतौर से इसलिए कि वह जानता था हरिचरण बाबू उदार स्वभाव के व्यक्ति हैं, सत्यवादी हैं। उनके पास रुपए होते तो ना ना कहते। अत्सी ने आकर कहा, काका आप थोड़ी देर ठहरिए, टेम्पी खाना खा रही है। माँ ने
उसे बिना खाए रिहाई नहीं दी। गाना सुनने के लिए जितनी लड़कियां आई थी उन सबको खिलाए बिना नहीं जाने देंगी। जरा देर लगेगी, ना हो तो आप जाइए, मैं मेहरी के साथ उसे भेज दूंगी। हरिचरण बाबू ने कहा, तुम्हें अगर कोई खास काम ना हो तो थोड़ा रुक जाओ, तुम्हारे साथ जरा दो बातें करूं। जी बहल जाता है, यहाँ मेरे पास ज्यादातर कोई आता नहीं। हजारी बैठ गया। तुम कहाँ किस होटल में काम करते हो? जी राना घाट के रेल बाजार में। बेचू चक्रवर्ती का होटल है वहीं। तनख्वाह क्या मिलती है? वह करने की बात नहीं बाबू, खाने के साथ महीने में 7 रुपए मिलते हैं। इसी से सोच रहा हूँ कि दूसरे की गुलामी ना करूंगा। इधर उम्र भी काफी हो गई, अब अपना होटल खोलकर चलाऊंगा। होटल चला सकोगे? बाबू आपके आशीर्वाद से। उस लाइन का सब कुछ काम जानता हूँ। सौदा बाजार करना, खाना बनाना, होटल के ये 2 बड़े काम हैं। जिसने ये बातें सीख ली वह होटल खोल कर मुनाफा कमा सकता है। मैंने बहुत दिनों तक कोशिश करने से ये दोनों बातें सीख ली हैं। मैं यह भी जानता हूँ कि ग्राहक क्या चाहता है। मैं रसोइये का काम जरूर करता हूँ बाबू, लेकिन आपके पिता माता के आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से आँख कान खोलकर ही काम करता हूँ। अच्छा ठीक है। उत्साह पाकर हजारी ने बहुत दिनों की अपनी आशा और साथ के आदर्श हिंदू होटल खोलने के लिए बारे में बहुत सारी बातें कही। मौका वक्त पाकर चूर्णी नदी के किनारे बैठकर अपने सपने की बात भी उसने नहीं छिपाई। और उसका बनाया खाना खाकर कलकत्ते के बाबुओं ने कितनी तारीफ की। जदू बाडूजे ने अपने होटल में ले जाने के लिए किस तरह उसे फोड़ने की कोशिश की। कुछ भी उसने बाकी नहीं रखा। हरिचरण बाबू ने कहा, देखो हजारी, तुम्हारी बात सुनकर मुझे तुमसे ढा हो रही है। ज्यादा उम्र होने से भी क्या हो, तुम्हारी बात में जिंदगी में कुछ गढ़ने बनाने की बहुत बड़ी आशा है। यह आशा ही मनुष्य को जीवित रखती है। लड़के के मरने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है, जैसे और कुछ करने को है ही नहीं। और करके भी क्या होगा, किसके लिए करूं? यह सारी बातें मन में उठती रहती हैं। इसके अलावा जिंदगी में मुझे कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। पिताजी के पास काफी संपत्ति थी, नया कुछ बनाने की इच्छा मन में नहीं जागी। तुम्हारी उम्र हुई तो क्या हुआ, यह एक आशा ही तो तुमको जवान बनाए रखेगी। मेरे इस माथे पर इतने पक्के केश नहीं थे। बेटे के मर जाने पर जैसे जीवन का उद्यम, आशा, भरोसा चला गया, वैसे ही माथे के केश भी पक गए। अब चाहता हूँ कि बेटे के नाम पर एक स्कूल खुलवा लूं। फिर सोचता हूँ कि स्कूल में पढ़ेगा कौन? हमारे इधर तो लोगों की बस्ती है ही नहीं, ना हो तो उसके बदले एक अस्पताल ही खुलवा दूं। उद्यम ही तो जीवन में सब कुछ है। जिसके जीवन में कोई आशा नहीं, जो कुछ करना था सब हो गया, उसकी जिंदगी बड़ी तकलीफ है, जैसे मेरी जिंदगी हो गई। बेटा अगर ना मरता तो मुझे किस बात की चिंता थी हजारी? सोचा था पट्टे पर कोयले की खान लूंगा, इसके लिए कितना उत्साह था। अब सोचता हूँ किसके लिए करूं। इसी से मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें देखकर मुझे ढा हो रही है। तुम्हारे जीवन में उद्यम है, आशा है, मेरे जीवन में नहीं। और यह देखो, इस गांव देहात में अकेला पड़ा हूँ। मुझे क्या अच्छा लगता है? नहीं लगता। कभी देहात में रहा नहीं, लेकिन बाहर के हो हल्ले में रहना भी अच्छा नहीं लगता। यह बेटी है, गाने वाली एक मशीन ले आई है, बजाती है, सुनता हूँ। और उसकी माँ के लिए चुन चुन कर भक्ति के गाने खरीद दिए हैं। अगर उन्हें सुनकर उसके मन को थोड़ा धीरज बंधे। औरत की जात, उसके मन को तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ हुई है। हजारी ने इस लंबे बयान का सब कुछ ठीक से नहीं समझा। वह सिर्फ इतना समझ सका कि पुत्र शोक से बुढ़े का माथा खराब हो गया। उसने सहानुभूति के 2-4 शब्द कहे। सजा बनाकर देर तक बहुत सी बातें करना उसने नहीं सीखा। फिर भी पुत्र के शोक से व्याकुल बूढ़े के लिए सचमुच दुख के कारण उसने सोच सोचकर मन ही मन बनाकर 2-4 बातें कही। थोड़ी और चाय लोगे हजारी? जी नहीं, मुझे चाय पीने का वैसा अभ्यास नहीं, आप पीजिए बाबू। इसी समय टेम्पी ने आकर कहा, बाबा चलोगे? हजारी हरिचरण से विदा लेकर बेटी के साथ बाहर निकला। चांदनी निकल आई थी। बड़ों के घर में बरामदे में लाल लकड़ी काटी गई, उसकी गंध आ रही थी। सिंधु भड़ दरवाजे पर बैठा जाल बुन रहा था। बोला, दादा ठाकुर इतनी रात किधर थे? हजारी, बाबू के घर था। बाबू किसी तरह छोड़ना ही नहीं चाहते थे। चाय पियो, मशीन का गाना सुनो, आखिर क्यों टेम्पी को खाना खिलाए बिना आने ही नहीं दिया। आज शाम हजारी की बड़ी अच्छी बीती। बड़े आदमी के बैठक खाने में इस तरह से बैठकर कभी चाय नहीं पीती। खातिर करके किसी बड़े आदमी ने उसके साथ कभी अपने मन की बात भी नहीं की। मशीन का गाना तो है ही। उसने बेटी से कहा, क्या क्या खाया रे टेम्पी?
टेम्पी खाने की थोड़ी शौकीन है और खाना पसंद करती है। गरीब की लड़की ठहरी, इसलिए अत्सी की माँ बिना खिलाए नहीं आने देती। उसने कहा, पराठे, मसालेदार मछली, रवा, परवल की भुजिया, आलू की भुजिया। हजारी की घरवाली बहुत देर से खाना बनाकर बैठी हुई थी। उसने कहा, इतनी रात तक तुम लोग कहाँ थे? तुम लोगों का तो गांव घूमना खत्म ही नहीं होता। इधर बैठे बैठे मुझे नींद आ रही है। टेम्पी ने कहा, मैं खाई। माँ अत्सी दीदी की माँ मुझे किसी तरह नहीं याद छोड़ा। मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अरे तू खाए आई, तेरे लिए सवेरे की बासी पूड़ियाँ रखी थी, पूरी नहीं खाएगी? बहुत दिनों से इनके परिवार में ऐसी खुशहाली नहीं रही कि बच्चे जी भर के पूड़ियाँ खा सके। आज ऐसी बात कहते हुए भी सुख होता है। टेम्पी ने कहा, तुम खाओ माँ, मैं बहुत खाई हूँ। वहाँ भी तो पराठे, रवा, मसालेदार मछली, यही सब खिलाया। आज का दिन कितना अच्छा बीता ना माँ। अच्छा खाना सवेरे से शुरू हुआ और रात तक चला। खाना वाना खाकर हजारी बाहर बैठकर तंबाकू पीने लगा। हरिचरण बाबू की बातों से आज उसका उत्साह बढ़ गया। पूरी, टेम्पी कितनी पूड़ियाँ खा सकती है इसका इंतजाम करेगा। अपने इन सब लोभी लड़के लड़कियों को वह अच्छा खाना पीना नहीं दे पाता, लेकिन दे सके इसी का तो वह मौका ढूंढता रहता है। हरिचरण बाबू के पास रुपए तो हैं, लेकिन उसके जैसे लोभी बाल बच्चे उनके घर में नहीं है। किसको अच्छा खाना खिलाने के लिए वे मेहनत करेंगे। आज उसे हरिचरण बाबू से कर्ज भले ही ना मिला हो, लेकिन एक ऐसी चीज मिली है जिसकी कीमत रुपए पैसों से ज्यादा है। उसके परिवार में बेटे बेटियां हैं, टेम्पी है। उनका मुंह देखकर उसके हाथ पैरों में ताकत आएगी, मन में जोर पैदा होगा। हरिचरण बाबू की जिंदगी तो खत्म हो गई। उसकी उम्र 46 की हो गई तो क्या हुआ, टेम्पी तो भी बच्ची है। उसका अपना सुख कैसा। टेम्पी के लिए एक अच्छी साड़ी खरीद देने पर उसके मुंह पर कैसी हंसी खिलेगी। वह उसे कर्म के मार्ग पर बहुत दूर ले जाएगी। अगर ऐसा कभी हो सके, टेम्पी के लिए मशीन वाला गाना खरीद दिया जाए। उसे गाना बहुत पसंद है। शायद यह एक सपना है, लेकिन ऐसा सोचने में भी तो सुख है। देखा जाए तो क्या होता है। बांस वृक्षों से सनसनाहट हो रही है। रात बहुत हो गई, गांव में सन्नाटा हो गया। अब हजारी ने घरवाली से कहा, ए जी, मेरा अंगोछा बहुत मैला हो गया है, जरा इसे सोडे में भिगो दो। कल खूब सवेरे निचोड़ देना। मैं कल सवेरे ही उठकर रानाघाट जाऊंगा। सवेरे क्यों, मैं अभी धोई देती हूँ। भीगा अंगोछा लेकर कैसे जाओगे? अभी धोकर हवा में डाल देने पर रात भर में सूख जाएगा।